मैं अनुराग टाक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने पर परागण के अनुकूलन पढ़े थे और आज के टॉपिक के अंदर हम पर परागण की कुछ विधियां पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अंदर पर परागण की 5 विधियां दे रखी है, जिसके अंदर से पहली जो विधि आती है उसका नाम है वायु परागण, दूसरी जो विधि है उसका नाम है जल परागण, तीसरी जो विधि है उसका नाम है कीट परागण, चौथी विधि है उसका नाम है पक्षी परागण और पांचवी जो विधि है उसका नाम है चमगादड़ परागण। आज के टॉपिक के अंदर हम इन पांचों विधियों का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है वायु परागण। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वायु के द्वारा परागण होना ही क्या कहलाता है? वायु परागण कहलाता है। आपने देखा परागण की क्रिया के अंदर परागकोश से परागकण निकलकर कहां पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं और वर्तिकाग्र पर आने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। जब परागकोश के स्फुटन होने से परागकण जब बाहर निकले और हवा के माध्यम से वो वहां कहां पे चले जाए? वर्तिकाग्र के ऊपर चले जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। वायु परागण जिन जिन पादपों के अंदर पाया जाता है उसके अंदर कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि परागकणों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। परागकण होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। तो हल्की सी हवा से ही वो परागकोश से जो परागकण है जो बाहर है वो तुरंत उड़कर कहां पर चले जाते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा वर्तिकाग्र के अंदर भी कुछ क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। ये पादप के अंदर पाए जाने वाला, ये पुष्प के अंदर पाए जाने वाला वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र के अंदर भी कुछ क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि टाइफा एक क्या है? पुष्प है, जिसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। तो टाइफा एक पुष्प होता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्तिकाग्र आपस के अंदर मिलकर ब्रुश जैसी संरचना का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। आपको इस संरचना के अंदर ब्रुश जैसा आकार दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्रुश जैसा आकार बन गया है ये वर्तिकाग्र के कारण से बना है। इसके कारण से कोई भी परागकण जैसे ही इसकी सतह के ऊपर आता है तो तुरंत इससे क्या कर जाता है? चिपक जाता है। इस प्रकार से टाइफा एक ऐसा पुष्प होता है जिसका जो वर्तिकाग्र होता है उसके अंदर परिवर्तन आने से यह किस प्रकार का हो जाता है? ब्रुश के समान का दिखाई देने आपको लग जाता है। इस प्रकार से वायु परागण का सीधा सा अर्थ है कि वायु के द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र पर जो पहुंचना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायु परागण कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो परागण आ रहा है उस परागण का नाम है जल परागण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है जल परागण, यानी जल इसके अंदर क्या है? माध्यम, यानी जल के माध्यम से जो परागकण होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? जल परागण के नाम से जानते हैं। जो जल परागण होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो आता है उसका नाम होता है अधो जल परागण और दूसरा आता है अधि जल परागण। अधो जल परागण का मतलब क्या होता है? यानी ये जो जल परागण होता है वह ऐसे पादपों के अंदर पाया जाता है जो जल के टोटली क्या होते हैं? अंदर पाए जाते हैं। मान लीजिए ये जल की सतह है ना, और अधो जल परागण ऐसे पादपों के अंदर पाया जाता है जो टोटली कहां पर पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। अब चूंकि पादप भी जल के अंदर है तो इसके अंदर बनने वाला परागकण भी जल के अंदर ही होगा। तो जल के अंदर ही जब परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अधो जल परागण के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे पादपों के अंदर पाया जाता है, वे पादप जो टोटली किसके अंदर पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नाजास। नाजास एक ऐसा पादप होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? टोटली जल के अंदर ही पाया जाता है, जिसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास में जल परागण है उसका नाम है अधि जल परागण। अधि जल परागण की एक विशेषता होती है, अधि जल परागण के अंदर परागण तो जल के द्वारा ही होगा, यानी जल इसके अंदर माध्यम होगा, लेकिन जो पुष्प होता है वो जल की सतह के ऊपर क्या होता है? पाया जाता है। इस प्रकार के परागण के अंदर, मतलब अधि प्रकार के परागण के अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो जल की सतह के ऊपर होती है। और ये किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है? यह है वेलिसनेरिया। एक पादप होता है जिसका डायग्राम आपके सामने आ रहा है। तो वेलिसनेरिया एक ऐसा पादप होता है जिसके अंदर जल की सतह के ऊपर क्या पाया जाता है? परागण की क्रिया पाई जाती है और इसी परागण को हम किस नाम से जानते हैं?
अधिजल परागण के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि ये सतह मान लीजिए जल की, ठीक है, और ये पादप जल के अंदर ही है, पादप जल के अंदर, लेकिन इसका पुष्प वाला जो भाग होता है वो जल की सतह के ऊपर रहता है, ठीक है। तो परागकण भी यहाँ पर जल की सतह के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं, और ये तैरते हुए परागकण किसके संपर्क में आ जाते हैं, पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार जल की सतह के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे परागण की क्रिया देखने को मिलती है। और इस प्रकार का अगर परागण आपको देखने को मिलता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिजल परागण के नाम से जानते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है, वेलिसनेरिया के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो हमारे पास में परागण की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं कीट परागण, और अधिकांशतः जो परागण देखने को मिलता है वो कीटों के द्वारा देखने को ही मिलता है। कीट प्रकार के परागण के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो परागण की क्रिया या कीट परागण की क्रिया होती है वह मधुमक्खी के द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर जितना भी कीट परागण होता है उसका लगभग 80% केवल और केवल मधुमक्खी के द्वारा ही कीट परागण किया जाता है। किस प्रकार से क्रिया होती है, जैसे कि कोई मधुमक्खी होती है, वह पुष्प में उपस्थित एक विशेष प्रकार के पदार्थ की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है, और पुष्प में पाए जाने वाले विशेष प्रकार का पदार्थ होता है मकरंद, और इसी मकरंद को वो इकट्ठा करके किसका निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। तो जैसे ही कोई मधुमक्खी पुष्प के ऊपर आती है, आने के बाद में उससे मकरंद को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो उस समय पुष्प के ऊपर उपस्थित जो परागकण होते हैं वो उसकी बॉडी से या शरीर से चिपक जाते हैं। और जब ये परागकण इसकी सतह से या शरीर से चिपक गए, इसके बाद में जब ये मधुमक्खी दूसरे पुष्प के ऊपर जाती है तो अपने साथ में उस परागकण को भी लेकर चली जाती है, और वह वहां पर केवल और केवल मकरंद इकट्ठा कर रही है, लेकिन वो परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पर परागण की क्रिया हो जाती है। इस प्रकार मधुमक्खी कौन सी क्रिया करती है, पर परागण की क्रिया करती है। सबसे महत्वपूर्ण जो कीट परागण के अंदर देखने को मिलता है, पादपों के अंदर पाए जाने वाले कुछ विशेषता। कीट परागण ऐसे पादपों के अंदर पाया जाता है जिनके जो पुष्प होते हैं वो विशेष प्रकार के चमकदार होते हैं, और उनके अंदर विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है। इसके अलावा उसके अंदर मकरंद भी पाया जाता है, जिसके कारण से कीट उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद में वो उसके ऊपर आएंगे, मकरंद को इकट्ठा करते हैं, परागकणों को अपने साथ में चिपकाकर दूसरे पुष्प तक ले जाते हैं, और इस प्रकार कौन सी क्रिया हो जाती है, कीट परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पक्षी परागण। पक्षी परागण कीट परागण की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि ये क्रिया अन्य पक्षियों के द्वारा होती है, इस कारण से इसकी एक अलग कैटेगरी ही बना दी गई है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पक्षी परागण के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो इसके कार्य को आसानी से करता है वो होता है गुंजन पक्षी। गुंजन एक छोटे आकार की चिड़िया के समान वाला पक्षी होता है, जिसका फोटो आपके सामने आ रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर। इस प्रकार के पक्षी की विशेषता ये होती है कि इसकी चोंच थोड़ी सी क्या होती है, लंबी होती है। जैसे कि ये फ्लोर आप मान लीजिए, ठीक है, और ये पक्षी की चोंच लंबाई में क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक, तो ये अपनी चोंच की सहायता से उस पुष्प के अंदर उपस्थित मकरंद को क्या करता है, अवशोषित करने की कोशिश करता है, और जैसे ही ये चोंच को उस पुष्प के अंदर डालता है तो उसी समय उसके अंदर उपस्थित जो परागकण होते हैं वह इसकी चोंच के ऊपर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार से अब जब ये पक्षी दूसरे पुष्प के ऊपर जाता है और सेम वापस से यह कि ये क्रिया उसी पुष्प के ऊपर करता है, तो जैसे ही अपनी चोंच को उस पुष्प के अंदर डालता है तो यह परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों के द्वारा कौन से परागण की क्रिया हो जाती है, पर परागण की क्रिया हो जाती है, और गुंजन पक्षी इस प्रकार की क्रिया को बड़ी आसानी से करते हुए देखा जा सकता है। सबसे अंतिम प्रकार का जो परागण की क्रिया होती है उसका नाम है चमगादड़ परागण। वैसे पक्षी परागण हमने पढ़ा, कीट परागण हमने पढ़ा, चमगादड़ परागण के नाम से आपको पता चल जाएगा कि चमगादड़ के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हम चमगादड़ परागण कहते हैं। दरअसल चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होते हैं, और कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्प ऐसे होते हैं जो केवल और केवल रात्रि को ही क्या करते हैं, खिलते हैं।
तो ऐसे पुष्पों में परागण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चमगादड़ होता है, जो रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में परागण की क्रिया को बड़ी आसानी से करते हैं। दरअसल जो चमगादड़ होते हैं वह अन्य कीटों की खोज में या पुष्प में उपस्थित मकरंद की खोज में रात्रि के अंदर भ्रमण करते हैं, और जैसे ये किसी पुष्प के ऊपर जाते हैं उसके मकरंद को इकट्ठा करते हैं, तो उसी समय जैसे पक्षियों में होता है, या जैसे ही उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है मकरंद को, तो इसके मुंह की सतह के ऊपर परागकण आकर चिपक जाते हैं, और जैसे ही परागकण इसकी सतह के ऊपर, इसके मुंह के ऊपर आकर चिपकते हैं और ये दूसरे पुष्प की तरफ गमन करता है, और जब दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है तो ये परागकण दूसरे पुष्प के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार चमगादड़ के द्वारा पर परागण की क्रिया देखने को आपको मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वह था पर परागण की कौन कौन सी विधियां होती है, और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, जिसके नाम के अकॉर्डिंग ही आप परागण को समझ सकते हैं। वायु परागण वायु के द्वारा होने वाला परागण है, जल परागण जल के द्वारा होने वाला परागण, कीट परागण कीटों के द्वारा होने वाला परागण, पक्षी परागण पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, और चमगादड़ परागण चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी नोट्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।